India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को बिहार के मतदाता सूची की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 4 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में होने हैं। सुनवाई के दौरान एडवोकेट प्रशांत भूषण ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ से आग्रह किया कि चुनाव आयोग अंतिम सूची में जोड़े गए और हटाए गए नामों की सूची प्रकाशित करे। पीठ ने चुनाव आयोग की ओर से दायर किए गए जवाब पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया है कि वे सूची प्रकाशित करने की प्रक्रिया में हैं। पीठ ने कहा, हमें कोई संदेह नहीं है कि वे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। वे सूची प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। हम मामले को बंद नहीं कर रहे हैं, न्यायमूर्ति कांत ने कहा। शुरुआत में प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग को मतदाताओं की अंतिम सूची प्रकाशित करनी चाहिए, जिसमें जोड़े गए और हटाए गए नामों के साथ साथ इसके कारण भी बताए जाने चाहिए। एडीआर के लिए पेश वकील प्रशांत भूषण ने फाइनल मतदाता सूची को वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाने की मांग की। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि कल तक का समय है। आप यानी एडीआर कैसे कह सकते हैं कि हम लिस्ट से जारी नहीं करेंगे। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम सूची प्रत्येक राजनीतिक दल और मतदान एजेंट के पास होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि आयोग अपनी जिम्मेदारी जानता है। नाम जोड़ने और हटाने के बाद आयोग को लिस्ट प्रकाशित करना ही होगा। यह मामला अभी बंद नहीं हुआ है। प्रशांत भूषण ने कहा है कि उन्हें ड्राफ्ट रोल से एक भी नाम हटाए जाने का पूरा ब्यौरा डालना होगा, यानी विवरण और कारण सहित पूरी सूची अपलोड करनी होगी। उन्होंने कहा, आयोग ने 65 लाख मतदाताओं के नाम डिलीट करने के बाद उन्होंने कुछ और नाम डिलीट किए हैं। चुनाव आयोग ने याचिकाकर्ता वकील प्रशांत भूषण पर आरोप लगाया कि वो अभी भी अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और झूठे बयान दिए जा रहे हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि पिछली सुनवाई में उन्होंने जो नाम बताए थे उनका नाम ड्राफ्ट रोल में था, जबकि इलेक्शन कमीशन कहा था कि उनका नाम ही नहीं है। प्रशांत के बयान पर चुनाव आयोग ने अपना जवाब दाखिल करने की बात कही। इसके बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग का जवाब दाखिल कर अपना जवाब याचिकाकर्ता को दिए जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के जवाब पर 10 दिन के भीतर याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट के वकील राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए सहमति दे दी है। ये वही हैं जिन्होंने 6 अक्टूबर को सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने का प्रयास किया था। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 15 भाग 1 भाग बी के तहत वकील राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए सहमति दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात की पुष्टि की जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया। विकास सिंह ने अदालत से आग्रह किया कि वह आपराधिक अवमानना मामले में जल्द सुनवाई करे, क्योंकि वकील राकेश किशोर ने अपनी गलती के लिए कोई माफ़ी नहीं मांगी है और उल्टा अपने कृत्य का बचाव कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस बात पर जोर दिया कि यह घटना संस्थागत अखंडता का मुद्दा है और कुछ कार्रवाई करना आवश्यक है।
हालांकि अदालत ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाने में सोशल मीडिया पर और अधिक चर्चा हो सकती है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि एक बार जब हम इस मामले को उठाएंगे तो यह सप्ताहों तक चर्चा में रहेगा। न्यायमूर्ति बागची ने कहा, हमें लगता है कि हम पैसे कमाने के लिए बन गए हैं। उन्होंने कहा कि अदालत की हर टिप्पणी को विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर प्रचारित और मुद्रीकृत किया जाता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर काम करता है और यह हमें लत में डाल देता है। हम यानी सोशल मीडिया उपयोगकर्ता वास्तव में उत्पाद हैं, यह नहीं कि हम इसका उपयोग कर रहे हैं। न्यायमूर्ति बागची ने कहा, एल्गोरिदम इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वे नफरत, जाति, क्रोध इत्यादि के नाम पर काम करते हैं। इससे अधिक हिट और लाइक मिलते हैं। आपके आज के उल्लेख से केवल इसे मुद्रीकृत किया जाएगा। हमें इस मुद्रीकरण में सहयोग नहीं करना चाहिए। विकास सिंह ने कहा, बार का गुस्सा संस्था पर हमले के कारण है। न्यायमूर्ति कांत ने कहा, हमें आपकी चिंता समझ में आती है और हम इसका सम्मान करते हैं। विकास सिंह ने आग्रह किया कि कृपया शुक्रवार यानी आपराधिक अवमानना मामले की वहां उस वक्त सुनवाई करें। न्यायमूर्ति कांत ने कहा, ये देखते हैं एक सप्ताह में क्या होता है और अधिक विक्रय योग्य वस्तुओं को पढ़ें। अंततः अदालत ने मामले को शुक्रवार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया। अदालत ने सुझाव दिया कि इस मामले को दिवाली अवकाश के बाद सूचीबद्ध किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति नहीं दी। यह कार्यवाही शिक्षकों की भर्ती घोटाले से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनकी टिप्पणियों को लेकर मांगी गई थी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन, NV रंजारिया की पीठ धर्मार्थ ट्रस्ट आत्मदीप द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना शुरू करने की मांग की गई। आत्मदीप के वकील ने पीठ से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने आपराधिक अवमानना शुरू करने के लिए सहमति नहीं दी थी। उन्होंने कहा, हमें याचिका वापस लेने के निर्देश मिले हैं। सहमति के लिए आवेदन किया गया लेकिन AG ने सहमति नहीं दी। इसे ध्यान में रखते हुए चीफ जस्टिस ने याचिका वापस लेने की अनुमति दी। इससे पहले सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने पीठ से इस मामले को टालने का अनुरोध किया था क्योंकि आपराधिक अवमानना याचिका शुरू करने की सहमति प्राप्त करने के लिए अटॉर्नी जनरल के समक्ष एक मंजूरी अनुरोध दायर किया गया था। पिछली सुनवाई में CJI ने मौखिक रूप से राजनीतिक लड़ाइयों को कोर्ट के रूम से बाहर रखने की आवश्यकता पर टिप्पणी की थी। यह अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के संदर्भ में थी जो इसी साल अप्रैल में आई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया था जिसने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा 2016 में की गई लगभग 25,000 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस निष्कर्ष को बरकरार रखा था कि चयन प्रक्रिया धोखाधड़ी से दूषित थी, इसे सुधारा नहीं जा सकता, जिसके चलते सभी नियुक्तियों को एकमुश्त रद्द कर दिया गया। अवमानना याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के संबंध में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। और आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि अवमानना की कार्यवाही कब की जा सकती है। क्या एक पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है? आज सुप्रीम कोर्ट ने आत्मदीप एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एक पिटीशन क्लोज कर दी जिसमें उन्होंने वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करने की मांग की थी। ये मांग उनके उन रिमार्क्स के लिए थी जिन्होंने कोर्ट के डिसीजंस पर दिए थे, जिसमें 25,000 SSC अपॉइंटमेंट्स कैंसिल। CJI BR गवाई के बेंच ने पिटीशन विड्रॉ करने की इजाज़त दी क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने कंटेम्प्ट शुरू करने की कंसर्न देने से मना कर दिया। सेक्शन 15 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के तहत कोई भी प्राइवेट व्यक्ति क्रिमिनल कंटेम्प्ट तभी फाइल कर सकता है जब उसके पास अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल से पहले से लिखित कंसेंट हो।
क्रिमिनल कंटेम्प्ट तभी होती है जब किसी का एक्ट कोर्ट की अथॉरिटी को सैंडलाइज करे, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को अफेक्ट करे या जस्टिस के प्रोसेस में रुकावट डाले। क्योंकि जनरल अटॉर्नी ने कंसर्न नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केस को आगे नहीं बढ़ाया और पिटीशन विड्रॉ कर दी। डू फॉलो अस फॉर सच लीगल अपडेट्स। एयर इंडिया के पायलट के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एयर इंडिया के विमान हादसे की न्यायिक जांच की मांग की है। पुष्कराज सभावाल ने अपने बेटे कैप्टन सुमित सभावाल की मौत के बाद ये याचिका दायर की है, जिनकी मौत 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के क्रैश होने से हुई थी। इस हादसे में 260 लोगों की जान चली गई थी। याचिका में एक न्यायिक समिति के गठन की मांग की गई है, जिसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करें और जिसमें विमानन क्षेत्र के स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल हैं। यह समिति दुर्घटना की निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सही जांच करेगी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सिविल एविएशन मंत्रालय और DGCA द्वारा की जा रही जांच में गंभीर खामियां हैं और प्रारंभिक रिपोर्ट भी दोषपूर्ण है। याचिका में कहा गया है कि जांच रिपोर्ट ने बिना किसी ठोस सबूत के दुर्घटना का कारण पायलट की गलती बताया है, जबकि अन्य संभावित कारणों की जांच नहीं की गई है। याचिकाकर्ताओं ने जांच में खामियां जो उजागर की हैं वो है RAT डिप्लॉयमेंट की जांच नहीं की गई, बिजली की खराबी को नज़रअंदाज किया गया, डिज़ाइन स्तर की खराबी की भी जांच नहीं हुई, ईंधन स्विच आंदोलन की जांच नहीं की गई, बोइंग 787 की अन्य घटनाओं को नज़रअंदाज किया गया। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की जांच से भविष्य में विमानन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंदिरों को दान की गई धनराशि का दुरुपयोग रोकने के लिए बड़े आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दान को हर कहीं इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि मंदिर या धार्मिक कार्यों से जुड़े स्थलों पर ही उपयोग किया जा सकता है। न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने हिंदू धर्म के इतिहास को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने मंदिरों में किए गए दान राशि का उपयोग वेदों और योग की शिक्षा के लिए, अध्ययन और प्रचार के बुनियादी ढांचे को तैयार करने और ऐसी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने, अन्य मंदिरों के रखरखाव, वित्तीय सहायता और पुजारी वेतन पर खर्च करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने किसी भी प्रकार के भेदभाव और अस्पृश्यता को मिटाने, जैसे अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए भी इस राशि के उपयोग के निर्देश दिए हैं। वेदों, उपनिषदों और अन्य व्याख्यात्मक ग्रंथों की शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थाओं और वेद गुरुकुल स्थापित करने, हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों और जातियों के पंडितों, पुजारियों को धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए प्रशिक्षित और बुनियादी ढांचे और व्यवस्था बनाने पर इस पैसे को खर्च करने की बात कही गई है। कोर्ट ने दान राशि का दुरुपयोग रोकने के लिए इस राशि को कुछ कार्यों के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंधित किया है। कोर्ट ने दान राशि का उपयोग उन सड़कों, पुलों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिए न करने के आदेश दिए हैं जो सरकारों द्वारा बनाए जाने हैं या जो मंदिर से जुड़े नहीं हैं। किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना के लिए, निजी व्यवसाय या उद्योग में निवेश के लिए, दुकान, मॉल्स या होटल को चलाने के लिए इस राशि का उपयोग वर्जित किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को OTT प्लेटफॉर्म पर दिव्यांगजनों के लिए पहुंच संबंधी दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। मंत्रालय ने कोर्ट को बताया कि उसने मसौदा दिशा निर्देशों पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की है जो 22 अक्टूबर तक दी जा सकती है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने मंत्रालय की ओर से पेश हुए वकील संदीप महापात्रा के बयान पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि मंत्रालय 3 महीने के भीतर दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दे देगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भी मसौदा दिशा निर्देशों पर अपनी प्रतिक्रिया देने की स्वतंत्रता दी है। याचिकाकर्ता, जो दृष्टिबाधित है, ने OTT प्लेटफॉर्म पर हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्मों में दिव्यांगजनों की अनुकूल पहुंच सुविधाओं की कमी पर आपत्ति जताई थी।
कोर्ट ने मंत्रालय को दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था। ओटीटी प्लेटफॉर्म को ऑडियो विवरण और कैप्शनिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। इसके अलावा 6 महीने के भीतर ओटीटी प्लेटफॉर्म को नए कंटेंट में कम से कम एक पहुंच सुविधा शामिल करनी होगी। मामला उत्तराखंड सरकार द्वारा 2018 में जारी अधिसूचना के संबंध में है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अधिसूचना में केवल पहचानी गई श्रेणियों के दिव्यांगजनों को आवेदन करने की अनुमति थी, जबकि अन्य श्रेणियों में आवेदन करने पर रोक थी। पिटिशनर्स ने तर्क दिया कि यह नियम भेदभावपूर्ण और अपवर्जक है, जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के उद्देश्यों और अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने आरक्षण के नियमों में बदलाव की मांग की। सरकार ने तर्क दिया कि नीति आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार है और पहचानी गई श्रेणियों के लिए ही आवेदन करने की अनुमति है। कोर्ट ने अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी और सभी दिव्यांग उम्मीदवारों को सभी श्रेणियों में आवेदन करने की अनुमति देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी और उन्हें अतिरिक्त समय देने का निर्देश दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया गया है। मामले पर ज्यादा जानकारी देंगे इंडिया लीगल रिसर्चर शुभम सांगवान। शुभम हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। स्वागत है शुभम आपका। इस केस से लोगों को क्या कुछ समझना चाहिए, उन्हें प्लीज बताइए। आपको कैसा लगेगा जब कोई आपको कहे कि आपका अधिकार आपका है ही नहीं। 26 सितंबर 2018 को उत्तराखंड की सरकार एक नोटिफिकेशन जाहिर करती है, जिसके अंदर ये कहते हैं कि 4% आरक्षण मिलेगा दिव्यांगजनों को, जो कि एक श्रेणी के अंदर आते हैं, यानी कि एक सर्टेन कैटेगरी के अंदर आते हैं। जो उसके बाहर आते हैं वो किसी भी रिजर्वेशन के मुताज नहीं है। उन्हें जो है जनरल कैटेगरी एवं रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर भी एप्लीकेबल नहीं माना गया। तो इसके तहत उन्होंने खुद के खिलाफ जो है एक डिस्क्रिमिनेशन की सोची कि ये हमारे खिलाफ एक डिस्क्रिमिनेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो विजुअली इम्पेयर्ड थे, यानी कि जिन्हें आधा दिखता है या पूरा नहीं दिखता, उन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल करी जो एक सुओ मोटो के तहत ली गई। उसमें यह कहा कि ये हमारे राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, साथ ही साथ ये हमारे इक्वल अपॉर्चुनिटी के भी खिलाफ है, जो कि आरपीडब्ल्यू 2016 के अंदर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त के अंदर ये सुनवाई करी और कहा कि ये जो नोटिफिकेशन है इसके ऊपर स्टे लगा जाए। साथ ही साथ जो भी दिव्यांगजन हैं जो किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आते, अन्य कैटेगरी के अंदर आते हैं, उन्हें भी परीक्षा देने का मौका दिया जाए, जो कि 31 अगस्त 2025 को होनी थी। साथ ही साथ उन्हें एक्स्ट्रा समय भी दिया गया, जो कि 20 मिनट प्रति घंटे का था, यानी कि उन्हें और ज़्यादा समय दिया गया अपना परीक्षा लिखने का। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो स्टेट थी, जो उत्तराखंड की सरकार थी, उन्हें एक रिप्लाई फाइल करना था डोमिसाइल इशू का, जो कि सरकार ने कहा कि हम 2 महीने का समय लेंगे, जिसकी सुनवाई आज 16 अक्टूबर 2025 को करी गई। उसके अंदर भी उन्होंने 4 महीने का और समय मांगा, जो कि कोर्ट ने उन्हें दे दिया। धन्यवाद। शुक्रिया शुभम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.